नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर पर अब धर्म की सियासत हो रही है। इसकी शुरुआत की है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी यूपी के बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भागीदारी संयुक्त मोर्चा की इस जनसभा में ओवैसी ने योगी सरकार पर करारा हमला किया। ओवैसी ने कहा, यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम है। यानी जितने एनकाउंटर योगी राज में हुए हैं उसमें 37% मुसलमानों के हुए हैं। ओवैसी ने पूछा, आखिर यह जुल्म क्यों हो रहा है? ओवैसी के इस बयान पर यूपी सरकार ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई मंत्रियों ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ओवैसी साहब लोगों को समझाएं कि वो क्यों अपराध कर रहे हैं। ओवैसी हर किसी को समझाएं कि वे बैरिस्टर बने, न कि अपराधी। साथ ही मोहसिन रजा ने कह दिया, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। ओवैसी साहब को यह देखना चाहिए कि अपराध एक ही समाज में क्यों बढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, ओवैसी क्यों बोले एनकाउंटर में मुस्लिमों को मार रही है योगी सरकार? और क्या धर्म देखकर होता है यूपी में अपराध के खिलाफ एक्शन? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स पर उठाए हैं ओवैसी ने सवाल। से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो? क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? वैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स पर ही अब धर्म की सियासत हो रही है और गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस एनकाउंटर करने से पहले अपराधी का धर्म देखती है? और क्या जानबूझकर ज्यादा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अजमल खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, शोएब जमई प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत। मनीष शुक्ला, आपसे शुरू कर रहा हूं। मनीष, क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि आप 37% मुसलमानों को मारते हैं एनकाउंटर्स में, 37%, जबकि मुसलमानों की आबादी 18-19% है। इसका मतलब ओवैसी साहब सीधा सीधा इशारा यह कर रहे हैं कि आप ज्यादा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं अपने एनकाउंटर्स में। बोलिए। देखिए, 2017 में हमने जनता से करप्शन फ्री और क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का वादा किया था और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के पश्चात अपराधियों पर, माफियाओं पर, आतंकवादियों पर, उनके आर्थिक साम्राज्य पर कानून का बुलडोजर चल रहा है। और ओवैसी साहब ने 37% मुसलमान हैं जो काउंटर्स में, ये तो बताया। 1100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, 15 से ज्यादा शहीद हुए, ये नहीं बताया। और ओवैसी साहब जाति और धर्म के चश्मे से देखकर आखिर आप किस धर्म के लोगों को लांछित करना चाहते हैं? 18% आबादी है आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, 37% अपराध में शामिल है। ये जो आपने परसेंटेज निकाल के बताया है, इससे किसको आप लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं? कल कोई खड़ा होगा कहेगा कि राशन की दुकानों पे लाइन किसकी ज्यादा लगती है, अस्पताल में किसकी लाइन लग रही है,
प्रधानमंत्री शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस का सिलेंडर, इसमें किस जाति किस धर्म के लोगों की भागीदारी ज्यादा रही है? देखिए, योजनाओं में, सुविधाओं में और अपराध में जाति और धर्म नहीं देखी जाती। जो जिसका हकदार होता है उसके ऊपर वो कार्रवाई होती है, उसको उस योजना का लाभ मिलता है, उस सुविधा का लाभ मिलता है। लेकिन ओवैसी जी और तमाम ऐसे विपक्ष के लोग जो उत्तर प्रदेश में, जिनको जनता की अदालत से खारिज किया जा चुका है, आज अपराधियों, माफियाओं के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। ये तो ओवैसी साहब है, ये चैंपियन बनना चाहते हैं सेक्युलरिज्म की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल यह है कि उत्तर प्रदेश के एक वांटेड अपराधी को पंजाब की जेल में ऐश कराया जा रहा है। राजस्थान में उसके बेटे की शादी, मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी कराई जाती है। पंजाब के जेल मंत्री उत्तर प्रदेश में उनके लोगों से मिलने आते हैं। तो ये आज विपक्ष के लोग चूंकि मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विकास का उनके पास जवाब नहीं है, तो अपराधियों, आतंकवादियों और माफियाओं की जाति और धर्म को निकालकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, जिनको सपा, बसपा और कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने अपराधी नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए, जिससे यूथ उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। 1000 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है हमने 4 साल में इन अपराधियों के। और ओवैसी साहब से मेरा एक सवाल है, मैं बात को खत्म करूंगा, कि जो 37% लोग मरे हैं, उसमें अगर कोई निर्दोष हो उसका नाम बताना चाहिए, और इनकाउंटर्स की जो विहित प्रक्रिया है उसको कम से कम देख लेना चाहिए। कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच करता है, न्यायालय में दाखिल किया जाता है, और न्यायालय फेक या सही है ये निर्धारित करता है। और हमारी सरकार में अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जिस पर न्यायालय ने उसको फेक साबित किया। ठीक है मनीष शुक्ला, एक सेकंड, ओके, ऑल राइट। मैंने आपका पूरा जवाब सुना, आपने विस्तार से बताया कि कैसे अपराधियों में भेदभाव नहीं किया जाता है। पर ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास कि 124 जो अपराधी, और ये शायद सरकारी आंकड़े हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, 124 अपराधी 2 अगस्त 2020 तक जो उत्तर प्रदेश में ढेर हुए थे, उनमें 45 अपराधी अल्पसंख्यक, 45, और बाकी भी और ब्रेकअप है, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। 124 में से 45 अल्पसंख्यक, ऐसा क्यों है ऐसा, यही बता दीजिए। चलिए ठीक है, 124 में से 45 अल्पसंख्यक, यानी जो रेस्ट है वो हिंदू है। अब हम इसको इस तरह से हम और आप बैठ के अगर चैनल पे डिफाइन करेंगे तो मानक जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। उन 45 में से कोई निर्दोष हो अगर, तो ओवैसी जी बताएं, अगर अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। इनकाउंटर्स के दौरान हमारे जो 15 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 1200 से ज्यादा सिपाही हमारे घायल हुए हैं इन इनकाउंटर्स में। नहीं, मैं आपसे यह सुनना चाह रहा हूं मनीष शुक्ला, जो मोहसिन रजा ने कहा, मोहसिन रजा ने तो साफ साफ कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जरा गिरेबान में झांकें और ये देखें कि एक ही समाज में अपराध क्यों बढ़ रहा है। ये आंकड़े सही हैं, मोहसिन रजा कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं अगर 45 अपराधी अल्पसंख्यक हैं तो इसका मतलब उस समाज में अपराध ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा इनकाउंटर उस समाज के हो रहे हैं। आप ये कहने से क्यों हिचक रहे हैं? कहिए सीधा सीधा। मैं बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं, मैं एक बात उससे एक कदम आगे कहता हूं। विक्रम जी बैठे हैं, डीजीपी रहे, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की पुलिस में रहे हैं। अब आज आपके सवाल के जवाब में इस बात को मैं कह रहा हूं, अगर अपराधों में भागीदारी मानक जी आप देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जो इस तरह की कार्रवाई में इतने लोग इस तरह से मारे गए हैं। तमाम अब मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये भी लोग कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक इसलिए कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बलरामपुर के रिजवान जहीर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अकबरपुर के पहलवान के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये धर्म और जात के चश्मे से अगर अपराधियों को देखेंगे, आतंकवादियों को किस नजरिए से देखा जाए? आज तक इस देश में आतंकवादियों का धर्म नहीं पता चला, अपराधियों का धर्म पता चल चुका है। माना कि दरअसल ये सेक्युलरिज्म के चैंपियन बनने की लड़ाई उत्तर प्रदेश शोएब जमई, ओके शोएब जमई, क्योंकि अभी अजमल खान जुड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आए। उससे पहले शोएब जमई, क्योंकि आप भी अक्सर ये आरोप लगाते आए हैं और बरसों से लगा रहे हैं कि यूपी में योगी सरकार धर्म देखकर जो भी करती है, धर्म देखकर करती है। अब आपने सुन लिया मनीष शुक्ला का जवाब, वो कह रहे हैं जिस समाज में अपराध ज्यादा होगा वो अपराधी मारे जाएंगे। इसमें गिनते क्यों हैं आपके कौन से कितने धर्म के हैं? शोएब जमई। नहीं देखिए मानक जी, इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए।
हमने जो ये बात कही है कि योगी सरकार के आने के बाद अल्पसंख्यक समाज के प्रति चाहे प्रशासन का हो, चाहे जुडिशियरी का हो या खुद सरकार का, उसका एक भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। जब आप कहते हैं कि हम ठोक दो की राजनीति करेंगे, तो ठोक दो की राजनीति करने के बाद भी चाहे अपराधी हो या बलात्कारी हो, उसके हौसले बढ़े हैं। यहाँ पे हाथरस जैसी घटनाएं रोज हो रही है। इसी उत्तर प्रदेश में अगर आप अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत की बात करें तो अभी हाल ही के दिन में एक बच्चा 12 साल का मंदिर में पानी पीने जाता है और उसको इस बेरहमी से पीटा जाता है। तो ये लोगों के समाज के अंदर इस समाज के प्रति जो है नफरत बढ़ाने का काम योगी सरकार के दौर में हुआ है। और इसी का नतीजा है कि चाहे इनकाउंटर में आप देखें या फिर जुडिशरी में देखें या प्रशासन का रवैया देखें, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के प्रति बहुत ज्यादा घृणा पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप सबके लिए मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए या ठाकुरों के लिए नहीं है। योगी जी तो कम से कम हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री नहीं, वो तो ठाकुरों के मुख्यमंत्री बन शोएब जमाई, मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूं, सही मौका है। शोएब जमाई एक सेकंड, ब्रेकअप बता रहा हूं। जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे, तमाम जो आरोप लगे एनकाउंटर में भेदभाव के, उसके बाद ये आंकड़े ये कहते हैं 124 अपराधी जो अलग अलग एनकाउंटर में ढेर हुए अगस्त 2020 तक, उनमें 45 अल्पसंख्यक थे, 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव भी थे। इसके अलावा अन्य 58 में ठाकुर, वैश्य, पिछड़े और SC ST। इसमें दिक्कत क्या है भाई? या तो आप ये बताइए कि कौन सा फेक एनकाउंटर हुआ, उसका सबूत दीजिए, उसको कोर्ट में ले जाइए, या फिर ये आप अपराधियों के एनकाउंटर में भी धर्म क्यों देखने लगते हैं? कभी जो आर्मी के जवान शहीद होते हैं उनके धर्म देखने लगते हैं कि इसमें देखिए मुसलमान ज्यादा शहीद हुए हैं, अब अपराधियों में भी धर्म देखने लगे। देखिए, मैं धर्म नहीं देख रहा हूं, बल्कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की। 19% अल्पसंख्यकों की आबादी है और 37% जो है इनकाउंटर में मारे जाते हैं। आप ये कहते हैं कि अपराधी इससे कम हो रहे हैं। भाई, क्या यहाँ से ये सारे इनकाउंटर सिर्फ मुसलमानों के, ब्राह्मणों के ही होंगे या किसी और भी लोगों के होंगे? क्या अपराधी सिर्फ ब्राह्मण और मुसलमान ही है क्या? आप देखिए, सिर्फ क्या अब मैंने अभी ब्रेकअप बताया आपको, अरे सिर्फ ब्राह्मणों और मुसलमानों के एनकाउंटर नहीं हुए ना, मैंने बताया तो 45 अल्पसंख्यक हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं और उसके अलावा 58 और हैं जिसमें ठाकुर, वैश्य, पिछड़े, SC ST सब हैं। अब ये देखिए, ये नौबत आ गई है कि टीवी पर सरकार को पहले जवाब तैयार करना पड़ा कि कौन सा अपराधी किस जात का है जो मारा गया, और ये बताना पड़ रहा है, इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। बताइए, ये दिन आ गया है शोएब जमाई? नहीं, ये दिन लाया गया है क्योंकि जब जिस देश प्रदेश का मुखिया खुद धर्म की राजनीति करता हो और खुद इस बात की राजनीति कर रहा हो कि हम कब्र से निकाल करके मुसलमान महिलाओं की लाशों को निकालेंगे, इस तरह की पार्टी से आते हो, इस तरह का संगठन चलाने का उनका एक इतिहास रहा है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या आप कुछ अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, लेकिन देखिए शोएब जमाई एक सेकंड, देखिए इस तरह के जो स्वीपिंग स्टेटमेंट या आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैंने आपसे क्या कहा, इतने सारे, चलिए एक काम करते हैं, ये जो 45 अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स में ढेर हुए हैं, इनमें से कोई एक तो लाइए और बताइए, कोई सबूत लाइए, कुछ कोर्ट में ले जाइए, बताइए फेक इनकाउंटर था, इसे मार दिया गया, या इनोसेंट था, निर्दोष था, ये अपराधी नहीं था, कुछ तो बताइए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि 45 मुस्लिम है 124 में से, तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उनके केसेस चल रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद ने उन केसेस को यहां से अपने हाथ में लिया है। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीए प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से 17 निहत्थे लोगों पर गोलियां चला के उनको शहीद कर दिया गया, वो क्या कम था इस बात को दबाने? जो हम आरोप लगाते आए वो हमारा आरोप बिल्कुल तथ्यात्मक था और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि चाहे ब्राह्मण हो, मुसलमान हो। एक सेकंड, कौन से 17 आप बता रहे हैं? एक मिनट, एक सेकंड, शोएब जमाई कौन से 17, कौन से एंटी सीए प्रोटेस्ट में कौन से 17 लोग कहां मार दिए गए, जरा बता दीजिए एक बार। सर, एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान टोटल 17 नौजवान मारे गए हैं। लखनऊ के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, जितने जहां जहां उस दौरान जो एंटी सीए प्रोटेस्ट का जब दौर चल रहा था, 17 हैं। ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, 17, उससे ज्यादा मारे गए जिसको दर्ज नहीं किया गया है। ओके, खैर एनीवे, अगर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुस्लिम मारे गए थे, तो शायद वो इसलिए भी होगा क्योंकि वो प्रोटेस्ट मुस्लिम ही कर रहे थे शोएब जमाई, इसलिए उसमें कोई और दूसरे धर्म या दूसरी जात के लोग हो भी नहीं सकते। पर हां, मनीष शुक्ला, ये जवाब आप जरूर दे दीजिए जो शोएब जमाई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी तो नीति ही एंटी मुस्लिम है, आप हैं ही एंटी मुस्लिम, इसीलिए आप इस तरह की नीतियां अपनाएंगे, आरोप तो लगेंगे आपके ऊपर।
देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब भी देना चाहता था। सरकार की निष्पक्षता अगर देखनी होती है तो उसकी योजनाओं में देखना चाहिए, उसके क्रियान्वयन में देखना चाहिए। एक योजना उत्तर प्रदेश में ऐसी बताइए जिसमें किसी केवल हिंदू के लिए आई हो या किसी जात विशेष के लिए आई हो। नहीं, ये तर्क पुराना हो चुका है मनीष शुक्ला। मैं दे रहा हूं। नहीं, इस तरह की योजना आप ला भी नहीं सकते। आपको कोर्ट, संविधान, कानून इजाजत देगा ही नहीं। योजना आई, मैं बता देता हूँ। ये बताइए, पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश सोने यादव की के सरकार थी। नहीं, हमारे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। एक योजना आई थी, हमारी बेटी उसका कल। सोने के हमारी योजना उसका कल, ये केवल मुसलमानों के लिए लेकर आए थे। से मार दी जाए। मानक जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मानक जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। शोएब जी से कहिए कि अपने अवसर पर बोलिए। मानक जी, हमारी सरकार के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमारी बेटी उसका कल योजना आई थी, केवल मुसलमान बेटियों के लिए आई थी, हिंदू माँ की कोख से पैदा हुई बेटियों के लिए अरे नहीं। तो वो तो आपकी सरकार भी मुस्लिम बच्चों के लिए वजीफे का ऐलान करती है। दूसरी बात मानक जी वो तो आपकी सरकार ने भी किया है। नहीं, किसके लिए हमने किया? मुस्लिम बच्चों के लिए वजीफे का ऐलान आपकी सरकार ने नहीं किया है। आप यहाँ से नहीं, शुक्ला जी से कहिए, हमको नहीं चाहिए विभाग का हमको चाहिए सुकून, हमको चाहिए सिक्योरिटी, वो योजना आई थी, सुरक्षा चाहिए। मानक जी इसको जरा सा, मैं अगर चैनल पे कह रहा हूँ तो जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। सुरक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात देश में बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं है सर। दूसरी बात रोज हो रही है जो जी। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों के प्रति अपराध हमारी सरकार के समय में कम हुआ है। और शोएब जी, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद दूसरी भी वायरस हो गई है। एक बात हमारी सरकार में जरूर हुई है मानक जी, अपराध होता है सर, कि हमारी सरकार में अब अल्पसंख्यक जाति और धर्म यहाँ से को वोट बैंक के आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जात विशेष का है या धर्म विशेष का है, लेकिन वोट बैंक है, इसलिए अपराधी है और आतंकवादी है, उसे छोड़ दिया जाए। अब वो पॉलिसी खत्म हो गई है। अगर अपराधी है, माफिया है, आतंकवादी है, मुसलमान नौजवानों को सरकारें नहीं है। कभी बाटला हाउस कांड में कभी शहीद मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं और दिग्विजय सिंह रोने जाते हैं। क्या किया आपने? अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अजमल खान को लाइए, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत और विक्रम सिंह। अजमल खान, आपने सुन लिया, मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, पलटवार कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप अपराधियों का बचाव कर रहे हैं धर्म देखकर। मुस्लिम अपराधियों को बचाने के लिए आप आ गए बिना किसी सबूत के कि वो अपराधी नहीं थे और निर्दोष थे। अजमल खान, हम किसी को बचाने के लिए थोड़ी आए हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो हमारे नेता ने कहा है, आंकड़ों में मौजूद है। इस पे भी कोई आज भी मैं 2 मुकदमे सीए एनआरसी के करके आ रहा हूँ। एक ही दिन का प्रोटेस्ट, एक ही इंसिडेंट के 2 एफआईआर। चलिए वो भी ठीक, उसपे भी गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर लगा दिया। क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में जो गैंगस्टर हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने से कोई गुंडा हो जाएगा? भाई, जो गुंडा, गैंगस्टर और गुंडा की डिफिनीशन जो उनके रिस्पेक्टिव एक्ट में दी गई है उससे भी कवर नहीं है। इसमें भी कोई कहने की बात है। दूसरी बात यह है कि वो फैक्ट बात कही गई है कि भाई इतने, आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है ना, अभी तो मैं पहुंचा हुआ था, अभी मैं अखबार पढ़ के मंगा के आपको दिखा देता। आज के इंडियन एक्सप्रेस में 3rd पेज पे ये न्यूज है। तो न्यूज हमने थोड़ी छापी है, जो डाटा वाइज न्यूज छपी है, कितने लोग मारे गए, कितने इंजर्ड हुए, कितनों का इनकाउंटर हुआ, सब लिखा हुआ है। लेकिन अजमल खान, अगर आंकड़े आप उठाकर और ये आरोप लगाएंगे कि जानबूझकर मुसलमानों को ज्यादा मारा जा रहा है एनकाउंटर में, मनीष शुक्ला कह रहे हैं और मोहसिन रजा कह रहे हैं, यूपी के मंत्री, वो कह रहे हैं जहां अपराध ज्यादा होगा वहां अपराधी ज्यादा मरेंगे। ये देखने के बजाय कि एक समाज में अपराध ज्यादा क्यों है, आप सरकार को घेरने लगे। हम तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि एक ही समाज के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ 70 सालों से, इसीलिए राजनीति में आना पड़ा, हर जगह उतरना पड़ा राजनीति में अपनी बात कहने के लिए। अरे भाई, सारे अपराध मुसलमान थोड़ी कर रहे हैं। जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं उसकी बात है ना। देखिए, सीएए के प्रोटेस्ट में ज्यादातर प्रोटेस्ट तो मुसलमानों ने किया है। एक केस पे ना तो गैंगस्टर लग सकता है, ना एक केस पे गुंडा एक्ट लग सकता है। जो डिफिनीशन गैंगस्टर एक्ट में दी गई है, जो डिफिनीशन गुंडा एक्ट में दी गई, दोनों में है कि हैबिचुअल क्रिमिनल होना चाहिए। हैबिचुअल क्रिमिनल होने का मतलब प्रोटेस्ट करना थोड़ी है। अच्छा, एक ही दिन के एफआईआर में आपने जवाब नहीं दिया मेरा, इसमें कौन सी बात? आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं आंकड़ा फिर से बता रहा हूं, जो ओवैसी साहब ने भी कहा है। अगर 124 जो अपराधी ढेर हुए एनकाउंटर में मारे गए, उसमें से अगर 45 अल्पसंख्यक हैं, बाकी और हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे मैंने ब्रेकअप भी दिया था, 8 यादव हैं, 11 ब्राह्मण हैं, फिर और 58 बचते हैं, उसमें ठाकुर, वैश्य, SC ST OBC और बाकी वो सब भी हैं।
अगर 45 मारे गए 148 में से, 124 में से, माफ करिएगा, अरे तो उसमें से कुछ ये भी तो देखिए ना क्यों हो रहा है ऐसा। वो जो 45 मारे गए ये क्यों हो रहा है, ये भी तो देखिए। आप वो जो कल उन्होंने उजरौला में कहा है वो चला दीजिए। उन्होंने यही तो कहा है ना कि इतने एनकाउंटर में इतने मुस्लिम से इतने %, इसके अलावा क्या बात कही? नहीं। अगर दूसरी बात सुनिए, अगर क्रिमिनलिटी, अगर इलिटरेसी, ये सारी चीजें बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओके। प्रोटेस्ट करने वालों को तो आप नहीं ना जेल भेज देंगे, भेजा है कि नहीं भेजा है? ओके। पोस्टर बैनर लगाए कि नहीं लगाए पोस्टर करने वालों को? ओके। इसमें कौन सी बात है? ओके, सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आऊंगा विक्रम सिंह जी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई जानबूझकर यूपी में ज्यादा मुसलमानों को एनकाउंटर में मारा जा रहा है क्या? चुनाव आ गया है, बंगाल में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टिकी विकेट पर आ गई है मानक भाई। तो ओवैसी साहब आ गए हैं मदद करने के लिए इनकी। ओवैसी साहब का बयान अगर आप इस आलोक में देखेंगे, मनीष भाई के पीठ के पीछे बैठे हुए हैं ओवैसी साहब, अच्छी बात है। अब बंगाल में भी जाएंगे, बिहार में भी जाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी वहां जाएंगे ये लोग, और वहां सांप्रदायिकता फैलाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी पर, किसान पर, नौजवान पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। अब चैनल्स की भी अगर आप बात कर लें, कल राज्यपाल जी का जो है, सत्यपाल मलिक जी का किसान आंदोलन पर इतना महत्वपूर्ण बयान आप ही लोगों ने चलाया, लेकिन डिबेट उस पर नहीं किसी ने की, सिर्फ आपने चलाया वो बयान, किसी ने डिबेट नहीं की उस पर। किसान पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता। एआईडीएमके के साथ बीजेपी तमिलनाडु में सीएए का विरोध कर रही है, सीएए का विरोध कर रही है, खुद की सीएए का। कोई क्या नाम चैनल वो नहीं करना चाहता, डिबेट करना चाहता। डिबेट, बैंक के एम्प्लॉइज हड़ताल पर है, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज जो है हड़ताल पर जाने वाले हैं, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। बेरोजगारी चरम पर है, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। डिबेट किस पर करना चाहते हैं? क्या हिंदू है, मुसलमान है, अपराधियों की जात है, अपराधियों का धर्म है, फलानी चीज है, ढिमकानी चीज है। चूंकि ओवैसी साहब ने बाकायदा कवर फायर दे दिया है योगी आदित्यनाथ जी की जाती हुई सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की फेल सरकार को, और नरेंद्र मोदी जी की फेल सरकार। ओके, अजमल खान जवाब देंगे क्या? बीजेपी की बी टीम बनकर आने वाले यूपी चुनाव में योगी जी की मदद कर रहे हैं आप? देखिए, 70 साल से हैदराबाद के बाहर हमारी पार्टी नहीं थी। मैं जानना चाहता हूँ अपने लायक दोस्त राजपूत जी से, ये सेंटर से बाहर हुए तो हम एक इलेक्शन लड़े थे क्या? 1914 में हम कहां थे? 1919 में हम कहां थे? पार्लियामेंट के इलेक्शन में थे क्या? योगी जी आए तो हमारी यूपी में क्या हैसियत? सारे स्टेट से ये खुद बाहर हो गए, अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं, अपने राजनीतिक गलतियों की वजह से बाहर हो गए। इनके जो स्टार कैंपेनर है वो ड्यूरिंग कैंपेन छुट्टी लेके चले जाते हैं बाहर छुट्टियां मनाने, अपना काम सीरियसली नहीं करते, आप रोक पड़ रहे हैं। हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? ये उसी तरह से हमें भी, हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाने से थोड़ी होगा। आप आते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने शुरू से नॉन मुस्लिम्स को लीडर माना। 70 साल तक उनको देखा, कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, टीएमसी रही हो, लेफ्ट रही हो, सबको वोट दिया। अब ये दिक्कत हो रही है, हमारी वजह से बीजेपी आई क्या? बीजेपी की पहली गवर्नमेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी की उसमें बनी थी, तो हम आमने सामने लाइए सुरेंद्र राजपूत और अजमल खान को आमने सामने लाइए। जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत। बताइए आप। सुरेंद्र राजपूत, अजमल खान कह रहे हैं ओवैसी साहब को उतरना पड़ा अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, मुसलमानों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों की रक्षा तो अल्लाह मियां करता है, इंसान क्या करेगा कोई। अगर अजमल साहब को और ओवैसी साहब को यह गलतफहमी है कि ये लोग मुसलमानों की रक्षा करते हैं, तो इन्हें अपने दीन से भी माफी मांगनी चाहिए और मुसलमान से और अल्लाह मियां से भी माफी मांगनी चाहिए। ये लोग मुसलमानों की रक्षा करेंगे, ये लोग मुसलमानों की रक्षा करेंगे। क्या बात करते? जो अल्लाह मियां के अलावा किसी की शरण उसमें नहीं जाता है, उसकी रक्षा ये लोग करेंगे आकर के। ये वो लोग हैं जाकर के जो चाहे महाराष्ट्र हो, जिसलिए चुनाव लड़ते हैं कि बाकायदा विपक्ष का वोट बिखरे, ये वो लोग हैं बिहार में। अजमल साहब वरिष्ठ आदमी है, सुनिए अब आप। बिहार में इसलिए चुनाव लड़ते हैं सीमांचल में जाकर के, क्योंकि चुनाव इन्हें हराना है। गुजरात में चुनाव इसलिए लड़ते हैं कांग्रेस को हराना है, महाराष्ट्र में चुनाव इसलिए लड़ते हैं कांग्रेस को हराना है, और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये उस जगहों पे चुनाव, अब क्या नाम, उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए लड़ने आ रहे हैं क्योंकि इन्हें बीजेपी को जिताना है, और इसीलिए इस तरीके की इन्हें क्या नाम अजीब सी बातें करनी है। अरे भाई, हमें बता दीजिए ना कि आपके सारे के सारे विधायक
बिहार में जाकर के असेंबली के स्पीकर पर भाजपा के स्पीकर का सपोर्ट क्यों करते हैं बताइए ना। और इसी समय आपको मुसलमानों की चिंता हो रही है। नहीं, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। करेक्शन ये कर दूं कि ये आरोप योगी सरकार पर पहले भी लगा है, ये नया आरोप नहीं है। ओवैसी साहब ने सिर्फ कुछ आंकड़े क्योंकि छपे हैं उन्हें दोहराकर यह आरोप लगाया। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट समझिए मानक भाई। मैंने कहा ना, चुनाव आ गया, आरोप पहले और लोगों ने लगाए थे, अब ओवैसी साहब आ गए हैं आरोप लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है। और भारतीय जनता पार्टी की मदद कभी इन्हें पिछले 70 साल के नाम पर करनी है, क्योंकि एएमआईएम पार्टी का भी इतिहास और संघ का इतिहास बोलिए अजमल खान साहब, बोलिए। लगभग एक जैसा है। मैं बता रहा हूं, बोलिए अजमल खान, बिहार में जी राजपूत जी सुन लीजिए, बिहार में हम 5 साल पहले जब इलेक्शन लड़े थे कोई सीट नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। 5 साल से हम वहां थे ना, काम कर रहे थे ना, और हमने दोबारा इलेक्शन लड़ा, 5 सीट आई, और इनके हिसाब से हमने सरकार बनवा दी, जिसको ये चाहते थे उसकी नहीं बनवा पाए। अब आ जाइए यूपी 1914 में हमने सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए सर, असेंबली में, अरे सुन तो लीजिए, अब बात पूरी सुन। उस सवाल पे भी आ रहे हैं आप, किसी सवाल पे भी आ रहे हैं आपने। अरे भाई उस सवाल पे भी आ रहे हैं, थोड़ा बर्दाश्त करिए। अगर राजपूत साहब आपको और आपकी पार्टी को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती तो ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते कि हर जगह से मार्जिनाइज हो जाता। आप ना बात सुनना चाहते हैं, ना काम करना चाहते हैं, आपका मार्जिनाइजेशन सुनिश्चित है, आपका नेता मैदान छोड़ के भागता रहता है जी। 1914 में हम इलेक्शन नहीं लड़े, सफाया हुआ। लगाइए, आज सुन लीजिए, आज नेता के ऊपर आरोप लगाएंगे, बात करेंगे। हमारे मुंह में दही थोड़ी लगाएंगे कि बात नहीं लगाएंगे। बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, आपको सिस्टम करना है। सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड रुकिए, सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड कंप्लीट कर लें। अजमल खान बोलिए। हाँ बोलिए अजमल खान बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ 1914 में नहीं ना इलेक्शन लड़े, क्या कर लिया इन्होंने? 1914 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, क्या कर लिया कांग्रेस ने? ओवैसी साहब की पार्टी का ही नहीं थी। 1919 में हम 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े। अच्छा 2019 कह रहे हैं, मतलब 2014 सॉरी 2019 में 3 पार्लियामेंट्री सीटों पे लड़े, जहां शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, वहां हराए ना। इन लोगों ने क्या किया? उसी शिवसेना को सपोर्ट कर दिया, बताइए, उसी शिवसेना को सपोर्ट कर दिया। अच्छा दूसरी बात देखिए, बंगाल में हमने कह रखा था ना 2 साल पहले कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। यूपी में हम पिछला इलेक्शन लड़े 25 सीटों पर, हमें कोई वोट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो इल्जाम लगाना इनका जायज है। ओके ऑल राइट, विक्रम सिंह को लाइए। ओके मैं फिर मुद्दे पर आ रहा हूं वापस। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, बहस भी हम इसी तरह करवाते रहेंगे हर मुद्दे पर, हम कोई मुद्दा छोड़ते नहीं है। विक्रम सिंह जी, क्या वाकई इन आरोपों में दम है? और ये जो आंकड़े हैं विक्रम सिंह जी, आपको ये आंकड़े बिलीवेबल लगते हैं कि सही लगते हैं, या आपको भी इसमें कुछ शक की बू आती है? विक्रम सिंह जी, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित हैं। मेरे पास अप टू डेट फिगर्स है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 20 मार्च 2017 से आज तक के जो फिगर्स हैं, 135 अन्य, यानी उसमें सभी धर्म और संप्रदाय और जाति के हैं, और 49 मुस्लिम व्यक्ति मुठभेड़ में मारे गए हैं। 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 1093 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो, बल्कि अधिकांश के ऊपर भारी पुरस्कार की घोषणा थी। और भारी पुरस्कार की घोषणा, आपराधिक इतिहास, ये किसी की कल्पना शक्ति की उड़ान हो सकती है कि जबरदस्ती जात दे करके गोली चलाई। हकीकत यह है कि हमारे पुलिस विभाग में जो सबसे अच्छे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शार्प शूटर्स हैं, हालांकि हम लोग जात नहीं देखते ना, मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा, हमारे मुस्लिम्स हैं। एसटीएफ में हमारे साहब रशीद खान वगैरह जो भी, मैं गिनाना नहीं और मैं गिनाना चाहूंगा क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है, मुस्लिम संप्रदाय के हैं। और हर मुठभेड़ के बाद मैजिस्ट्रियल जांच, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, लेकिन हमारे तो विद्वान पहले कहते हैं प्रशासन मिला हुआ, पुलिस मिली हुई, जुडिशरी मिली हुई। तो फिर आपके हिसाब से चाहे तो शायद आप अपने हिसाब से क्या कोर्ट लगाएंगे? वो दिन आपको सुख मिलने वाला नहीं है। ये देश संविधान से चलता, संविधान से ही चलेगा। और किसी के मन में अगर कोई और ख्याली पुलाव पक रहे हैं तो बस ठीक है, बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, खूब देखिए, और हो सकता है कि उसके बाद बहरहाल बात की बात। लेकिन मानक जी, पुलिसकर्मी, मैंने बहुत दुनिया देखी है पुलिस की। इसके पहले दौर था माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, पान सिंह, तब कहते थे पुलिस जो है ठाकुरों का उन्मूलन कर रही है। वो दौर था जिसने जो मौका दिया, पुलिस ने उनको वैसी सेवा दी। इसके पहले बलबीर सिंह बेदी थे, उनके बारे में कहा जाता था
बेदी की वेदी पे पासियों की बलि, क्योंकि अधिकांश जो डकैत मारे गए थे वो पासी थे। ये तो खैर आरोप हम पुलिस वालों को सुनने के हम लोग आदी हैं, लेकिन जरा सी हमसे चूक होगी मानक जी तो जेल जाने में हमारे लिए कोई कसर नहीं बचती है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग और कितने पुलिस अफसर यूपी में और पंजाब में आज भी जेल में है, जेल में उनकी हत्याएं तक हुई पुलिसकर्मियों की फर्जी मुठभेड़ में। और क्यों हम दांव पे देंगे अपनी जान? आप लोगों की राजनीति होती है 5 साल और हम रहते हैं 36-37 साल, और आप लोगों के नाजायज हुक्म मानने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। आपकी राजनीति आपको मुबारक हो, इसको बढ़वा करके अपने टंगवाइए, लेकिन हम लोग वही करेंगे जो संविधान जिसकी इजाजत देता है। जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है, हमारा अपना जमीर है हम पुलिस वालों का, हम गैर जिम्मेदाराना बात तक करते हैं न गैर कानूनी बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शोएब जमई बोलिए। शोएब जमई, ये एक रिटायर्ड डीजीपी बोल रहा है उत्तर प्रदेश का, कितना भी बचा लीजिए अपराधियों को राजनीतिक आड़ देकर, आप बचा नहीं पाएंगे। कोई धर्म कोई जाति नहीं देखी जाती है, और तमाम जातियों के नेता आरोप लगाते रहे हैं यूपी पुलिस पर। डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह कह रहे हैं आप भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मानक जी, मैं डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूं और पुलिस फोर्सेस की भी बड़ी इज्जत करता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में। जो इन्होंने कहा कि पुलिस वालों की कुर्बानियां रही हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं झुठलाता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब सत्ता बदलती है तो प्रशासन दबाव में आता है। मैं डायरेक्ट पुलिस वालों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, यहाँ इल्जाम जो है योगी सरकार पर है कि प्रशासन के दबाव में आकर के पुलिस वालों को वो करना पड़ता है जिसके लिए वो उनका जमीर भी गवारा नहीं करता। जब आप मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया सरकार की तरफ से अपनाया जाता है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं नौकरी बचाने के लिए वो चीजें करनी पड़ती है। अच्छा, नौकरी बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हो जाते हैं। आपने सुना नहीं विक्रम सिंह जी ने अभी क्या कहा? या कोर्ट में चैलेंज हो जाए, जांच हो जाए, पूरी जिंदगी जेल में कट सकती है एक पुलिस वाले की। मैं विक्रम सिंह जी के बारे में, या फिर वो पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, हमें तो बिल्कुल अंदाजा है उत्तर प्रदेश के हवाले से। लेकिन क्या विक्रम सिंह जी आज के उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बता सकते हैं? या क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां डिबेट ले जा रहे हैं आप? शोएब जमई, गोल पोस्ट चेंज मत करिए, मुद्दा बदलिए मत, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी पर रहिए। विक्रम सिंह जी की चुनौती स्वीकार करिए। मैं पुलिस पे सवाल उठा रहा हूं, पुलिस के सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि इस पर सवाल उठा रहा हूं कि सत्ता के दबाव में आकर के पुलिस वो कर रही है जो उसको संवैधानिक आमने सामने लाइए शोएब जमई और विक्रम सिंह को। बोलिए विक्रम सिंह जी, पुलिस आ जाती है प्रशासन के दबाव में। विक्रम सिंह जी बोलिए। देखिए, हम पुलिस वाले और प्रशासन वाले ये जानते हैं कि हमारे राजनीतिक व्यक्ति आश्वासन तो बहुत देते हैं, देते दिलाते किसी, और आज तक किसी को कुछ दिया लिया हो तो जरा बता दें। आप तमाम राजनीतिक दल के हमारे बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये बता दें कि मैंने आपसे कभी कोई सुविधा या कोई चीज प्राप्त की हो। मनीष शुक्ला जी बता दें, क्या मैंने कोई होमगार्ड लिया हो आपसे हो रिटायरमेंट के बाद, या कोई एक गाड़ी कभी हमने मांगी हो? सुरेंद्र राजपूत जी बता दें कि मैंने कोई सुविधा मांगी हो, कोई टिकट मांगा हो, कोई कोठी या कोई प्लॉट मांगा हो? अरे साहब, हम लोग किसी से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की जो तनख्वाह का जो चेक आता है, उसके अलावा हमारा किसी चीज पे कोई हक नहीं है। और ये बात हर सिपाही से लेके डीजीपी तक ये जानता है कि हमारी राष्ट्रपति के यहाँ से आने वाला जो चेक है वही एक हमारा अधिकार है। बाकी संविधान के प्रति जो हमारी शपथ है। बहुत बढ़िया। अजमल खान को भी ले आइए। एक सेकंड रुक जाइए शोएब जमई, आपको जवाब मिल गया शोएब जमई। अच्छा, जरा विक्रम सिंह जी के साथ एक बार अजमल खान को भी ले आइए। अजमल खान, कुछ कहना चाहेंगे आप? यूपी के रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह की चुनौती स्वीकार करिए और करिए साबित। कोई चुनौती नहीं है, वो अपनी बात करें, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो सर्विस में रहे हैं, हम लोग राजनीति में। चुनौती कोई बात, ये संविधान का बार बार हवाला दिया जा रहा है ना, उसी संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन है और उसी संविधान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। किसी पुलिस वाले को कहा है, योगी सरकार के खिलाफ एलिगेशन लगाया है, हमारे प्रेसिडेंट ने आंकड़ों के आधार पर लगाया है। डीजीपी साहब से जवाब नहीं मांगा है, सरकार से मांगा है। अब सरकार जवाब दे और अपने पुलिस वालों से पूछे। अगर उसमें कोई जिस संविधान की वो बार बार दुहाई दे रहे हैं ना, उसी संविधान में इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनती है, और जिससे सवाल पूछा गया उसी संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो चीफ मिनिस्टर होती है उस पर बैठा हुआ है, उससे सवाल पूछा गया है पब्लिक मीटिंग में, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अरे कोई गलती नहीं है। एक सेकंड ना, अजमल खान, आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मनीष शुक्ला ने विक्रम सिंह ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, फिर साबित कर दीजिए कि इन 45 मुसलमानों में से, अल्पसंख्यकों में से एक भी अपराधी जो मारा गया वो निर्दोष है। साबित कर दीजिए, आपका केस मजबूत हो जाएगा। आप ये बताइए ना
इतने मारे गए ना। अब आप डीजीपी साहब बैठे ना, पुलिस के वो अफसर बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी बात में ये नहीं कहा कि 100% सारे लोगों की हिस्ट्री शीट थी या सारे लोगों की क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि हम साबित करें कौन सा निर्दोष है कौन नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, साबित करते रुक जाइए, आरटीआई में अप्लाई करते हैं किसके पास कितने वो थे। ये क्या बात हुई? एक सेकंड अजमल खान साहब, एक सेकंड बिल्कुल एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ना एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हाँ एक सेकंड, विक्रम सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। अजमल खान, ये कैसा तर्क हुआ कि हमारे पास अभी आंकड़ा नहीं है कितने फेक एनकाउंटर थे, किसने थे, हम आएगा तो दे देंगे। सर ये क्या बात हुई? आरोप लगा दिया, उसके बाद डिबेट में आप कह रहे हैं आंकड़ा आएगा तो दे देंगे। जी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए। आप इनकाउंटर करेंगे, बताएंगे ना कि क्यों इनकाउंटर किया, किसका इनकाउंटर किया। ये बात की इंक्वायरी में तय होता ना किसके पास क्या था, कैसी घटना हुई थी। ओके विक्रम सिंह जी, स्टेटमेंट, उसके बाद आ रहा हूं मनीष शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत। बोलिए विक्रम सिंह जी। मानक जी केवल 10 सेकंड में लूंगा। हाँ बोलिए विक्रम सिंह मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अजमल साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे पास पूरी फहरिस्त काश में दिखा पाता, अगर हो सके तो मानक जी दिखा दीजिए। एक एक जो मारा गया है अपराधी, उसके ऊपर जो इनाम, क्रिमिनल हिस्ट्री सब दी हुई है फहरिस्तवार, क्योंकि इसकी न सिर्फ मैजिस्ट्रियल जांच होती है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, और अगर फर्जी पाया जाता है तो इसमें 302 कन्वर्ट करने के बारे में भी कार्रवाई होती है। और अब जरा सुन लीजिए अजमल साहब, मैं माजरा चाहूंगा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए अजमल साहब। अब अगर इसमें जरा सी भी चूक होती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये गाइडलाइंस हैं कि हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा, और जो इनकाउंटर पार्टी में शामिल थे वो कत्ल के मुलजिम बन जाते हैं, उसी वक्त सस्पेंड हो जाते हैं, 5 साल के लिए सारे इनाम और मेडल से महरूम हो जाते हैं। और वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई पुलिस वाला थर्रा जाएगा। इतनी कार्रवाई हमारी आईन और हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है फर्जी और गलत मुठभेड़ के लिए। और अगर किसी ने पहले कोई मेडल लिया, मेडल वापस भी हो जाते हैं। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, लेकिन जी। बड़े अदब से कह रहा हूं, आपको याद होगा गाड़ियां पलट भी जाती हैं सर, ऐसी सड़कों पर गाड़ियां पलट जाती हैं जहां जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो सारे पुलिस वाले ही होते हैं। ऐसा हुआ है ना सर? ये तो मानेंगे आप? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसके बारे में तो जांच कमेटी बैठी है। अगर कोई चीज ऐसी आती है कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, मैं आपको एक और जी, और जैसे में तो मानक जी, मैं बस एक सेकंड और लूंगा। अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज एसपी थे और अंग्रेज जज थे, वो दोनों कहते टहलने चलिए। अंग्रेज एसपी ने कहा कि जज साहब मैं आपको कुएं में ढकेल दूं और मैं कह दूं कि जज साहब ने खुदकशी कर ली तो मेरे अलावा कोई गवाह नहीं है। ये आज से नहीं, हमारे कानून में कुछ कमियां हैं जो आज से नहीं, ये मैंने 1.25 साल पुराना आपको एक जुमला सुनाया कि जज साहब मेरे अलावा कोई गवाह नहीं है। दुनिया यही कहेगी जज साहब ने खुदकशी कर ली, गमजदा थे। लेकिन जो हमारे कानून की जो कमियां हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ हमारा जागरूक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं, लेकिन इस तर्क पर अजमल खान साहब और शोएब जमई, इस तर्क पर एक मिनट एक सेकंड, अरे रुकिए ना शोएब जमई, इस तर्क पर आप सुन तो लीजिए, इस तर्क पर आप बहुत ज्यादा खुश ना हो। विक्रम सिंह जी का, अरे सुनिए तो सही, शोएब जमई एक सेकंड, शोएब जमई एक सेकंड, नहीं ये अच्छी सुन तो लीजिए। बड़ी बात है कि कम से कम डीजीपी साहब भी इस बात को मान रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ हुए हैं। अरे अब सुन तो लीजिए, ये जो फर्जी एनकाउंटर वाली बात है, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक मिनट और शोएब जमई एक सेकंड, अरे सुन, हमारी भी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए ना, आंकड़े में कहा कि अरे सुन तो लीजिए शोएब जमई एक मिनट। ठीक है, फर्जी इनकाउंटर की बात जो आप कह रहे हैं, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, हाँ होते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया विकास दुबे का दिया, इसमें भी एक बहुत गहरा संदेश है शोएब जमई कि जब अपराधियों की गाड़ी पलटती है उसमें भी धर्म नहीं देखा जाता है। विकास दुबे मुसलमान नहीं था। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि अच्छी बात है आपने ब्राह्मण और यादव का जो दिया है आंकड़ा 2022 में, ब्राह्मण और यादव जो उत्तर प्रदेश का है वो याद रखेगा इस बात को कि किस तरह योगी जी ने जाति विशेष के बुनियाद पर उनको टारगेट किया। अरे अब आप देखिए, ब्राह्मण पे आ गए, क्या बात करते हैं? मनीष शुक्ला बोलिए। मनीष शुक्ला, देखिए का मसला नहीं है, देखिए मानक जी, है योगी जी को, ये शोएब जी के बात से ही शुरू करता हूं कि तमाम खारिज लोगों की आशा का एकमात्र केंद्र माफिया अपराधी और आतंकवादी ही बचे हैं, चाहे शोएब हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी जी हो। एक देखिए, मैं एक फैक्ट की बात करना चाहता हूं, डर सता रहा है सर कि सभी काउंटर्स की मजिस्ट्रेट जांच के बाद जब कोर्ट में फाइल जाती है, जब कोर्ट तय करता है कि कौन सा फेक है और कौन सा सही इनकाउंटर है, एक बात मैं संतोष पूर्वक कहना चाहता हूं, अभी तक जितनी भी
इनकाउंटर परीक्षण के लिए न्यायालय में गए हैं, हमारी सरकार के समय में एक भी फेक नहीं घोषित हुआ है न्यायालय से। दूसरा, अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि रक्षा तो अल्लाह करेगा। चलिए, इन्होंने मान तो लिया कि इनकी समय में अल्लाह भरोसे सरकारें चला करती थी, अल्लाह भरोसे कांग्रेस चला करती थी, और यही जो अल्लाह भरोसे सरकारें चला करती थी या उनके भरोसे लोग रहा करते थे। शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत सुन पा रहे हैं क्या? दिस कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। हाँ बोलिए, मनीष शुक्ला कंप्लीट करिए जी। मानक जी, तो ये जो उनके भरोसे जो सरकारें चला करती थी या उनके भरोसे जो लोग राजनीति किया करते थे, आज वो उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। मैं कह के एक बात को खत्म करूंगा अपनी बात को, कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म नहीं देखी जाएगी। वो वोट बैंक वाला भी है, अगर अपराधी है, आतंकवादी है और परसेंटेज में 37 से 38 39 भी होता है, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। हम धर्म और जाति के आधार पर आतंकवादी अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत सुन रहे हैं? जी हाँ बोलिए, क्लोजिंग कमेंट सुरेंद्र राजपूत आपका, क्लोजिंग कमेंट बोलिए। और सुरेंद्र राजपूत, मेरा सवाल भी है आपसे। आपने कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, क्यों डिबेट नहीं होनी चाहिए बताइए मुझे। यह मुद्दा ऐसा है, इसमें सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं है, इसमें फेक इनकाउंटर का भी मुद्दा है, जो कि समाज से जुड़ा है, हमारी कानून व्यवस्था से जुड़ा है, मानवाधिकारों से जुड़ा है। आप इस मुद्दे से बचना क्यों चाहते हैं? बिल्कुल, फेक इनकाउंटर्स की बात अभी विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। मनीष भाई तो अपनी अपनी बात गाएंगे। जो संजीत या गुर्जर का इनकाउंटर हुआ नोएडा में, जो जिम इंस्ट्रक्टर था, उसके ऊपर कितने केस थे? जो एक इनकाउंटर हुआ मथुरा में 8 साल के बच्चे का, उसके ऊपर कितने केस थे, जरा बता दें। उत्तर प्रदेश की सरकार इन कठिन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस या तो अपराधियों के हाथ पिट रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनारस के, अच्छा जल्दी से मनीष शुक्ला बोलिए, जल्दी से बोलिए, जूतों से पीटते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए। मानक भाई, उस पर कोई जवाब नहीं देता, नोएडा विक्रम सिंह जी भी जवाब नहीं ट्रेनर देते। का एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की पुलिस को 8 सुबोध कुमार सिंह को किसने मारा? भाई अब सुन लीजिए सुरेंद्र जी, जवाब तो मानक जी को देना पड़ेगा। नोएडा की जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं, जवाबों को नहीं देने वाली। विक्रम सिंह उस से पूछिए, घटना के होने के 1 घंटे के अंदर उस पुलिस वाले के ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया गया, और जांच में यह पाया गया कि उस जिम ट्रेनर और पुलिस की पहले की लड़ाई थी, पहले का झगड़ा था, लेकिन उसके ऊपर 302 का मुकदमा 1 घंटे के अंदर लगाकर उसको जेल में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। यानी अपराधियों पर कार्रवाई की छूट। अगर फेक कोई करेगा तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक अपडेट जो यहां नीचे भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिस खान को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आपको पता है, हमारे कानून में लिखा है, जब जज इसे रेयरेस्ट ऑफ किसी भी केस को, अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं, तब फांसी की सजा देते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिस खान को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।